नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 17 वयस्क मताधिकार चुनाव प्रक्रिया तथा प्रतिनिधि प्रणालियों के बारे में पढ़ाऊंगी। आज हम बात करते हैं कि वयस्क मताधिकार क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार क्या है। इसके अलावा सार्वभौमिक मताधिकार की जो प्रतिनिधित्व की प्रणालियां हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो हम पिछले भाग में पढ़ भी चुके हैं और प्रस्तावना में एक शब्द भी आया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम भारत के लोग का मतलब है कि भारत की संपूर्ण शक्ति जो है वो जनता में निहित है। किस में निहित है बच्चों? जनता में निहित है। तो इससे पता चलता है कि जनता जो है वो शासन चलाने में अपना योगदान देती है। और अपना योगदान कैसे देती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा जो है सरकार चलाई जाती है। अब बात करते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि हमारे राष्ट्र का जो प्रमुख है, क्योंकि भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य वाला राज्य कहा जाता है, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। और लोकतांत्रिक गणराज्य का जो प्रधान है वो क्या होता है बच्चों? निर्वाचित होता है और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्र का जो नेता है वो वंशानुगत नहीं है, वह चुना जाता है, इसीलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। तो आपने ये तो देख ही लिया होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और लोकतांत्रिक गणराज्य होने के कारण यहाँ की संपूर्ण शक्तियाँ जनता में निहित है और जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग वयस्क मताधिकार के आधार पर करती है। तो हमारा भारतीय संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू होने के साथ ही हमने वयस्क मताधिकार प्रणाली को हमारे देश में लागू कर दिया। अब बात करते हैं कि वयस्क मताधिकार क्या है। वयस्क मताधिकार का मतलब है वोट डालना और अपने प्रतिनिधियों को चुनना। वयस्क मताधिकार का मतलब यह है वोट डालना तथा अपने प्रतिनिधि को चुनना। वयस्क मताधिकार को अंग्रेजी में एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार का अंग्रेजी प्रतिरूप है। अंग्रेजी में वयस्क मताधिकार को एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि जो फ्रेंचाइज शब्द है ये फ्रेंच भाषा से बना है और किस शब्द से बना है? फ्रैंक शब्द से बना है। और इस फ्रैंक शब्द का अर्थ होता है बच्चों फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति वोट डालने के लिए स्वतंत्र है तथा अपने प्रतिनिधियों को बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी बाहरी दबाव के चुन सकता है। अब बात करते हैं, जो हमने देख भी लिया कि वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जनता द्वारा वोट डालना तथा प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, वोट डालना तथा अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार को ही वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है। आप सब जानते हैं कि वयस्क मताधिकार है तभी तो लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त होती है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, जो परिभाषा अब्राहम लिंकन साहब ने भी दी थी। और वयस्क मताधिकार के कारण ही जनता को बिना भेदभाव के वोट डालने का क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं है कि किसी उच्च जाति को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है और निम्न जाति को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में उसे वयस्क मताधिकार नहीं कहेंगे। वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिलना। अब बात करते हैं कि वयस्क मताधिकार के कारण जनतंत्र की आत्मा सुरक्षित रहती है, क्योंकि जनतंत्र की पहली शर्त ये है कि
समस्त शक्तियां जनता में निहित होती है। उसके बाद है जनता की शक्तियों के महत्व का पता। आप सबको पता है, जो हम देखते भी हैं चुनाव के दौरान, कि लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभाओं के जब चुनाव होते हैं तब पता चलता है कि जनमत में कितना पावर है, जनमत में कितनी शक्तियां हैं, कि सरकार के सभी प्रतिनिधि जनमत को हासिल करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जनता का मत प्राप्त होगा तभी सरकार बन सकती है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता की शक्तियों का पता चलता है। इसके अलावा हमें, आप सबको पता होना चाहिए कि हमें ये आभास होता है कि हर नागरिक जो है नीति निर्धारण में अपनी सहभागिता दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि नीति निर्धारण करने में जनता के विचारों को ही अभिव्यक्त करते हैं। तो नीति निर्धारण में भी सहभागिता है, ये बात हमें वयस्क मताधिकार बता देता है। उसके बाद आता है समानता के अधिकार के अनुकूल। हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार मिल रहा है, तो ये समानता के अधिकार के अनुकूल है। अगर किसी के साथ वोट डालने में भेदभाव किया जाता है तो वो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो ध्यान रखना, वयस्क मताधिकार का मतलब है बिना भेदभाव के वोट डालना तथा अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अब बात आती है कि जो वयस्क मताधिकार है आज ना केवल भारत में बल्कि विश्व के सभी देशों में लागू है। आज वयस्क मताधिकार का महत्व हर देश जानता है बच्चों। तो देखो, हर वयस्क महिला पुरुष को बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमने देखे बच्चों, एक देखा हमने वयस्क मताधिकार, एक देखा हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब था वोट डालना और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, जबकि सार्वभौमिक का मतलब है बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। ध्यान रखना, आपसे अगर वयस्क मताधिकार की परिभाषा पूछे तो आपको बोलना है जनता को वोट डालने तथा प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। जबकि आपसे पूछा जाए कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, तो यहाँ पर ये लाइन जोड़नी है, बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार। और वोट डालने के अधिकार के लिए एक निर्धारित आयु बना दी गई, तब वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो जाता है कि एक निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्ति को वोट डालने का क्या मिले, अधिकार मिले। अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे हमने जब 1950 में वयस्क मताधिकार को लागू किया था बच्चों, उस समय जो है वयस्क मताधिकार के लिए उम्र थी 21 साल, लेकिन वर्तमान में हमने कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी। अगर हम जर्मनी और डेनमार्क की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, जर्मनी और डेनमार्क की बात करें, तो वहां पर वयस्क मताधिकार की आयु है 25 वर्ष। तो अलग अलग देशों में अलग अलग आयु है, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका, इसके अलावा फ्रांस, यहाँ पर मताधिकार की आयु जो है वो 18 वर्ष है। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम जर्मनी ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस देश ने अपनाया, तो आपका आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी के बाद 1918 में ब्रिटेन ने कुछ सीमित महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। मतलब मताधिकार तो दिया गया था, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। और फ्रांस ने तो आजादी के बाद तक भी है महिला मताधिकार का समर्थन नहीं किया था। उसके बाद 1936 में सोवियत संघ ने भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू कर दिया। तो धीरे धीरे करके समस्त देशों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता प्रदान कर दी। और भारत में भी 1950 से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है, जिसमें पता चलता है कि भारत की समस्त शक्तियां जनता में निहित है, जो कि हमारी प्रस्तावना में भी कहा गया है। अब बात आता है कि जो भारत में मताधिकार प्रयोग की योग्यताएं क्या होगी, कि कौन व्यक्ति मताधिकार का क्या करेगा बच्चों, प्रयोग करेगा। तो ध्यान रखना,
भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और न्यायालय द्वारा दंडित नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से अगर कोई विकलांग है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर आप सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और न्यायालय द्वारा दंडित नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भारत में चुनाव किया जाना है और चुनाव के लिए प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जिस प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे ही हम चुनाव कहते हैं। और चुनाव में प्रतिनिधियों को चुना जाता है। अब प्रतिनिधियों को चुनने की जो प्रणाली है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर और एक कार्यकारी प्रतिनिधित्व के आधार पर। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नाम से पता चल रहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों को कई क्षेत्रीय इकाइयों में बांट दिया जाता है, जबकि यहाँ कार्यकारी प्रतिनिधि वर्ग विशेष के आधार पर विभाजन किया जाता है और वर्ग विशेष के अंदर ही चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और कार्यकारी प्रतिनिधित्व। सबसे पहले बात करते हैं हम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सबसे लोकप्रिय तरीका है और इसमें हमारे देश में भी क्षेत्रीय परिसीमन करने का कार्य करता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? क्षेत्रीय रूप से निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। इसमें क्या होता है? क्षेत्र विशेष के मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मत डालते हैं। होता क्या है कि निर्वाचन क्षेत्र को कई क्षेत्रीय समूहों में बांट दिया जाता है और इन क्षेत्रीय समूहों पर कई प्रतिनिधि खड़े होते हैं और उन प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मतदाता को होता है। संपूर्ण क्षेत्र को इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि हमारे यहाँ पर जो लोकसभा के 543 सीटों पर चुनाव होता है तो 543 हमने क्या बना दिए बच्चों? निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। तो संपूर्ण इकाइयों को कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, जो कि हमारी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में होता है। अब बात करता है दूसरा, कार्यकारी प्रतिनिधित्व। तो प्रतिनिधित्व की दो प्रणालियां हमने पढ़ी, एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और दूसरी है कार्यकारी प्रतिनिधित्व। तो क्या है देखो, विभिन्न व्यावसायिक समूह के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। जैसे मैं बोलूं डॉक्टर का समूह, शिक्षक समूह, वकील समूह, तो ये अलग अलग समूह हो गए। तो इन अलग अलग समूह के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो अलग अलग होता है और इनसे संबंधित व्यक्ति ही क्या देते हैं? इनको वोट देते हैं। तो देखिए, वर्ग विशेष से संबंधित इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र को किसके आधार पर? व्यवसाय व कार्य के आधार पर विभाजित किया जाता है। वहां पर क्षेत्र विशेष के आधार पर विभाजन होता है, यहाँ व्यवसाय और कार्य के आधार पर विभाजन होता है। अब बात करते हैं जो निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्र को भी दो भागों में, मैंने आपको बताया कि कार्य और व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाता है और दूसरा मैंने आपको क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बताया। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में मैंने आपको बताया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को कई इकाइयों में बांट दिया जाता है। अब बांटने में भी दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक होता है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा होता है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना जाएगा, जबकि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 या 4 व्यक्ति चुने जाएंगे। तो ध्यान रखना, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के दृष्टिकोणों से हमारे भारत में लोकसभा, इसके अलावा विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होते हैं। वो कैसे? यहाँ क्या होता है, जैसे मैं बोलूं हमारे भारत में 543 जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं उसमें से हर निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है, एक सदस्य का चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव में 543 इकाइयों में विभाजन। भारत, ब्रिटेन,
अमेरिका आदि में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। उसके बाद आता है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, जिसको हम सामान्य टिकट प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एक से अधिक सदस्यों का चुनाव होता है। एक चुनाव क्षेत्र से कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, जो मैंने आपको अभी समझाया है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। ये देश ऐसे हैं जहां बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर चुनाव होता है। अब बात आती है बच्चों कि जो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर जो प्रणाली अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है सामान्य बहुमत प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर चुनाव होता है, जबकि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को आधार बनाया जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर बहुसदस्यीय प्रणाली को अपनाया जाता है। कौन सी प्रणाली को अपनाया जाता है? बहुसदस्यीय प्रणाली को अपनाया जाता है। यहाँ पर एक सदस्य को चुनना होता है, इसलिए जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस व्यक्ति को प्रतिनिधि मान लिया जाता है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था, कौन सा था? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ये जो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर कौन सी प्रणाली को अपनाया जाता है? बहुसदस्यीय प्रणाली को अपनाया जाता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और प्रत्याशी को क्या करना पड़ता है? निर्धारित मत, मतलब एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, उसके आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं। और हमारे भारत में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव इसी पद्धति के आधार पर होता है। अब मैंने दूसरा आपको बताया था कि जो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, कौन सा? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य बहुमत प्रणाली के आधार पर चुनाव करवाया जाता है। इस सामान्य बहुमत प्रणाली में क्या है बच्चों कि सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है और इस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब यहाँ पर है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजयी घोषित किया जाता है। इसके अलावा हमारे भारत में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव इसी पद्धति के आधार पर होते हैं। किस पद्धति के आधार पर? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर होते हैं। राज्यों में जो राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो इसी पद्धति पे आधार पर होते हैं। तो ध्यान रखना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और हमारे यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जो थी उसको सीटें तो ज्यादा मिली हैं, जबकि वोट 50% से भी कम मिले हैं। लेकिन 50% वोट से भी कम मिलने पर भी सीटें ज्यादा मिली है, तो वो कारण ये है कि हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को अपनाया है। अब बात करते हैं कि भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर चुनाव करवाया जाता है। इसके अलावा इस प्रणाली में बहुकोणीय मुकाबला हो सकता है। इसका मतलब है 6 या 7 व्यक्ति भी खड़े हो सकते हैं। 50% से कम मत प्राप्त व्यक्ति को भी इस प्रणाली के द्वारा विजयी घोषित किया जा सकता है, जो मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया है। अब बात करते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर बहुसदस्यों को चुनती है, यही है। और बहुसदस्यों के आधार पर, या आप समझ सकते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को क्यों अपनाया जाता है, ताकि अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण मिल सके, सभी वर्गों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके और सभी वर्गों की राजनीतिक
सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। तो देखिए, सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को चुने जाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रणाली के आधार पर कोई भी समूह अपने मतदाताओं की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि निर्वाचित कर सकता है। इसके अलावा इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के समर्थक माने जाते हैं जे.एस. मिल साहब। इसके अलावा प्रत्येक राजनीतिक दल को उतनी सीटें मिल जाती है जितना मतों का क्या होता है, अनुपात होता है। जबकि सामान्य बहुमत प्रणाली की अगर हम बात करें तो सामान्य बहुमत प्रणाली में क्या होता है बच्चों, सामान्य बहुमत प्रणाली में आपके जितने मत हैं, मान लो आपके मत 50% से भी कम है तो भी हो सकता है कि आपको 80 सीटें मिल जाए या ज्यादा सीटें मिल सकती है। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जितना मतों का अनुपात होता है उसके आधार पर ही राजनीतिक दल को क्या मिलती है, सीटें मिलती है। तो सामान्य बहुमत प्रणाली में हो सकता है कि किसी राजनीतिक दल को एक भी सीट नहीं मिले, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रत्येक राजनीतिक दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरा है सीमित मत व्यवस्था। सबसे पहले हम देखते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको हेयर सिस्टम या आंद्रे योजना के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा हेयर सिस्टम तथा आंद्रे योजना। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे यहां पर राष्ट्रपति और राज्यसभा, इन दोनों के चुनाव इस एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। वो कैसे, इसमें एक मतदाता केवल एक मत देने का अधिकारी होता है, लेकिन उसके मत पत्र पर अपनी वरीयता दर्ज कर सकता है और वोट को किसी दूसरे प्रत्याशी को भी दे सकता है। जैसे मैं बोलूं कि इसमें ए, बै, से और द व्यक्ति खड़े हुए, एक वोटर है तो वो इन चारों को क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। वोट उसका एक ही होगा, लेकिन इसमें वो वरीयता क्रम दर्ज करेगा। जैसे इसको वरीयता दे दी 1, इसको दे दी 2, इसको दे दी 3 और इसको दे दी 4। तो ध्यान रखना, एक मतदाता केवल एक मत देने का अधिकारी होता है, मत पत्र पर अपनी वरीयता दर्ज करता है, वोट को किसी दूसरे प्रत्याशी को दे सकता है। अब देखो, 3 या उससे अधिक प्रत्याशी होना आवश्यक है। इसमें ज्यादा प्रत्याशी नहीं होंगे तो इस प्रणाली का कोई औचित्य नहीं है। अब देखो, वरीयता क्रम में एक ही वोट को कई प्रत्याशियों को दे सकते हैं, सभी वरीयता एक ही प्रत्याशी के आगे नहीं लिख सकते। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि एब सैद है तो सारी वरीयता हम 1, 2, 3, 4 एक ही प्रत्याशी को नहीं दे सकते, हमें इसको भी वरीयता देनी पड़ेगी, इसको भी देनी पड़ेगी और इसको भी देनी पड़ेगी और इसको भी देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, साफ लिखा हुआ है कि एक ही वोट को कई प्रत्याशियों को दे सकते हैं, लेकिन एक ही प्रत्याशी को सारी वरीयता नहीं दे सकते। इसके अलावा वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आने वाले प्रत्याशी को ही उसका वोट मिलता है। जैसे मैं बोलूं ए, बै, से और द, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। अब इसमें जो ए को जो एक वोट मिला है ये इसी प्रत्याशी को वोट जाया जाएगा, लेकिन मान लो दो प्रत्याशियों के समान वोट मिलते हैं तो वरीयता क्रम में क्या हो सकता है, उसका वोट दूसरे को मिल सकता है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव जो है इसी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं सीमित मत व्यवस्था। सीमित मत व्यवस्था में बहुसदस्यीय निर्वाचन केंद्र होते हैं, कम से कम 3 प्रत्याशी होते हैं और एक मतदाता एक प्रत्याशी को एक वोट, एक मतदाता एक प्रत्याशी को केवल एक वोट दे सकता है। अब बात करते हैं कि हर मतदाता के सीटों के अनुसार वोट घटते जाते हैं। तो ध्यान रखना कि सीमित मत व्यवस्था और एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या अंतर है। देखो, एबे सैदे है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी मतदाता वोट देगा
वो हर प्रत्याशी को वोट देगा और इसके आधार पर उसके वोटों की संख्या घटती जाएगी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्थान सुरक्षित हो जाएगा। एक सीट के लिए 2 सदस्य हो तो सबसे अधिक मत वाले को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली कौन कौन सी प्रणालियां हैं। उसमें पहला है बच्चों बहुसंख्यक मत प्रणाली। बहुसंख्यक मत प्रणाली में जितनी सीटें उतने मत देने का अधिकार है। इसके अलावा मत प्रत्याशियों में बंटवारा या एक ही प्रत्याशी को भी दे सकते हैं, जबकि एकल संक्रमणी मत प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। वहां पर एक ही प्रत्याशी को अपनी सारे वोट नहीं दे सकते, जबकि बहुसंख्यक मत प्रणाली में देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक समूह होता है वो आम सहमति बनाकर अपने समूह के प्रत्याशी को वोट दिला सकता है और अपनी सीट रिजर्व कर सकता है, ताकि वो अल्पसंख्यक वर्ग भी राजनीतिक सहभागिता निभा सके। उसके बाद आता है एक पुनः मतदान प्रणाली। देखो बच्चों, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में मान लो एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर किसी भी प्रत्याशी को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फ्रांस में ऐसी व्यवस्था है कि दोबारा मतदान करवाया जाता है अगर उसने एक निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं किया है। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जी को भी एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है, लेकिन दोबारा चुनाव नहीं होते। लेकिन फ्रांस में राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा के चुनाव में पुनः मतदान प्रणाली को अपनाया जाता है कि निर्धारित कोटा अगर किसी भी व्यक्ति ने प्राप्त नहीं किया या किसी उम्मीदवार ने प्राप्त नहीं किया तो दोबारा बहुमत हासिल करने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं और फ्रांस में ऐसी व्यवस्था है। तो आज हमने वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और प्रतिनिधित्व की प्रणालियों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।